मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों हम लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन श्रृंखला के अंतर्गत मौर्य कला को देख रहे थे। इसके प्रथम भाग को हम लोगों ने देख लिया था। मौर्य कला में हम लोगों ने क्या किया है ना कि 8 प्रश्न बनाए हैं मौर्य कला से, और उसका उत्तर लिखने की एक कला शैली विकसित करने की बात होती है, उस पे हम लोगों ने काम कर रहे थे। कर रहे थे। इस 8 प्रश्न में से ना पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में 4 प्रश्नों को देख लिया था, और आज बचे हुए 4 प्रश्नों को हम लोग फिर से देखने का कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रश्न आते हैं हमारे सामने परीक्षा में तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, और हमको उत्तर लिखने की जो तकनीकी है उसके किस तकनीकी पक्ष पे बात करना चाहिए, किस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखना शुरू करना चाहिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके। देखिए ये 4 प्रश्न जो है ना मौर्य कला से संबंधित, इसको हम लोगों ने पार्ट 1 के अंतर्गत देख लिया था। यानी मौर्य कला पर पड़े विदेशी प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण हम लोगों ने पहले हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आज हम लोगों को जो देखना है 4 प्रश्न, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो 4 प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न था 7 नंबर के अंक के लिए कि मौर्य कला के प्रभावों का परीक्षण करना है। यानी मौर्य कला का जो भारतीय कला संस्कृति पर प्रभाव पड़ा उसको हमें देखना है ठीक से। ठीक, आज का दूसरा प्रश्न हमारे लिए क्या होगा कि मौर्यकालीन निर्मित जो स्तंभ कला है और स्तूप कला है, इसके तकनीकी पक्ष पर ध्यान देना है, यानी प्रकाश डालना है। तो सिर्फ स्तंभ कला और स्तूप कला के तकनीकी पक्ष, यानी किस प्रकार ये बनते थे, कौन कौन से डिजाइन होती थी, क्या इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से सामग्री का प्रयोग होता था, क्या अन्य पक्ष जो होते थे इसको बनाने के, उसमें कौन कौन से निर्धारक तत्व शामिल होते थे, इस पे हम लोग विस्तार से ध्यान देखेंगे। फिर अगला हमारा प्रश्न होगा मौर्य कला में जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां थी ना, उसकी क्या विशेषताएं थी, इस पे हम लोग आज ध्यान देंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत ये भी 7 नंबर के अंतर्गत पूछा गया है। हम लोगों के आज के जो प्रश्न उत्तर लेखन श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा, जो डिस्कशन के रूप में हम लोग करेंगे, इसमें अशोक कालीन निर्मित प्रमुख कलाकृतियों पर चर्चा करते हुए इसकी विशेषताएं बतानी है हमें। ठीक है, आइए, और ये प्रश्न 38 नंबर में पूछा जाएगा। आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा क्या है कि मौर्य कला के प्रभाव का परीक्षण करना है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि प्रभाव का परीक्षण करना है तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा भारतीय संस्कृति में, विशेषकर तात्कालिक समाज में, और आने वाले जो कालखंड हैं, यानी कि अभी तक जो भारतीय संस्कृति है, इस पे मौर्य कला का कला संस्कृति हम बात कर लेते हैं। कला संस्कृति में मौर्य कला का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इसकी हमें परीक्षण करना है, देखना है कि हाँ क्या क्या कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए मौर्य कला के प्रभाव, पहला प्रभाव क्या था? पहला प्रभाव अगर जो देखेंगे तो कलाकृतियों में पाषाण कला की व्यापक उपयोग बढ़ा, क्योंकि इसके पहले कलाकृतियां मुख्यतः लकड़ी, घास फूस और मिट्टी के बने होते थे। इसके पहले की जो कलाकृतियां थी ना, विशेषकर अगर जो मौर्य कला के पहले हम जाएंगे तो जो वैदिक सभ्यता था, यानी उत्तर वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता, या इसके उसके भी पहले चले जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता थी ना। हड़प्पा सभ्यता तो नगरी सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद की और मौर्य कला के पहले की जो भी सभ्यताएं थी, वहां जो कलाकृतियां बनी थी ना मुख्यतः, तो वो क्या थी कि लकड़ी की कुछ बनती थी, कुछ घास फूस के बनते थे, कुछ मिट्टी के बनते थे। लेकिन मौर्य कला में सबसे पहले क्या हुआ कि पाषाण यानी पत्थर की बनी हुई कलाकृतियां सबसे ज्यादा प्रयोग में आने लगी। यानी पत्थर को कैसे तराशा गया,
संवारा गया, उसे निखारा गया और उस पर किस प्रकार के डिजाइन बने, सबसे पहले शुरुआत भारत में मौर्य कला के संदर्भ में मौर्य काल में ये पाषाण कला के रूप में विकसित हुई। तो एक इम्पैक्ट हमने ये क्या देखा कि पाषाण कला का व्यापक उपयोग बढ़ गया। दूसरा, ये जो सारनाथ के चतुर्सिंह स्तंभ जो है ना, इसको भारत का राजकीय चिन्ह बनाया गया है। वर्तमान में जो हमारा भारत का राजकीय चिन्ह है जो वो सारनाथ के जो स्तंभ है वहां से लिया गया है। और उसमें क्या था, सारनाथ के जो चतुर्सिंह स्तंभ जो है, यानी कि जो 4 शेर वाली जो स्तंभ हमें नहीं देखने को मिलता है, जिसमें से 3 शेर तो दिखाई देते हैं लेकिन पीछे वाला जो भाग होता है वो नहीं दिखाई देता है, सिंह का जो भाग है वो नहीं दिखाई देता। तो ये राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया। हम देख रहे हैं ना प्रभाव के रूप में मौर्य कला का इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो पहला प्रभाव हम लोगों ने देखा कि पाषाण कला का व्यापक प्रयोग हुआ। दूसरा कि राजकीय चिन्ह के रूप में ये जो सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ है इसका प्रयोग वर्तमान में किया जाता है, वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या था, ये दूसरा हो गया। तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या था कि गुहा विहारों का निर्माण इसी काल में शुरू हुआ। हम देखेंगे सबसे पहले तो अशोक द्वारा जो आजीवक संप्रदाय को जो गुहा बनवाया गया आजीवक संप्रदाय के लिए, तो यहाँ से ना अशोक द्वारा और उसके पुत्र दशरथ द्वारा गुहा विहार का निर्माण कराया गया। तो यहाँ से गुहा विहार की निर्माण उसकी शुरुआत हुई। बाद में हम देखेंगे कि अजंता में भी, एलोरा में भी और बाघ की गुफाएं काफी बनी थी, है ना। तो ये इसी समय शुरुआत हुआ था गुहा विहारों का निर्माण, ठीक है, जिसका अनुसरण करके नालंदा महाविहार भी बनाए गए, फिर विक्रमशिला बनाए गए, बाद में अजंता बनाई गई, एलोरा बनाई गई। तो ये गुहा विहार की जो निर्माण कला है ना, ये मौर्य काल में ही शुरू हुई। तो 3 इम्पैक्ट अभी तक हम लोगों ने देख लिया। पहला, पाषाण कला का व्यापक प्रयोग। दूसरा, सारनाथ के चतुर्सिंह का स्तंभ का प्रयोग राजकीय चिन्ह के रूप में। और गुहा विहारों का निर्माण इसी काल में हुआ था। ठीक, आगे बढ़े हम लोग तो अगला इम्पैक्ट क्या था, प्रभाव क्या था, चौथा के रूप में देखेंगे कि मौर्यकालीन गुफाओं का अनुकरण करके कालांतरण में चैत्य गृहों का निर्माण करवाया गया। यानी कि गुफाओं में जो देखिए जो गुफाएं बनती थी ना, तो वो केवल निवास के लिए थोड़ी बनती थी। निवास मुख्य उद्देश्य था, लेकिन उस निवास के साथ वहां पे ना पूजा गृह के लिए भी, पूजा स्थल के लिए भी एक स्थान आवंटित होता था, है ना, जिसे चैत्य कहा जाता था। तो मौर्य कला में ही ना गुफाओं में चैत्य का निर्माण प्रक्रिया इसी कालखंड में शुरू हुई। ठीक, आगे बढ़े, अगला देखें कि मौर्यकालीन स्तूपों का अनुकरण करते हुए कालांतरण में कई स्थानों पर बौद्ध स्तूप बनाए गए। ठीक है, अगला इम्पैक्ट इसका देखेंगे तो कला का राजकीय एवं लोक कला के स्वरूप का विकास हुआ। देखिए, जब इसके पहले, जब मौर्य काल के पहले भारत में कोई केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत नहीं थी जो भारत को एकीकृत कर पाए। जो छिटपुट जो विभिन्न जो विखंडित राजखंड थे, यानी कि कोई केंद्रीय शक्ति का अभाव भारत में नहीं था। मौर्यन ही थे सबसे पहले कि भारत को केंद्रित किए, यानी एक भारत बनाने की संकल्पना उन्होंने देखी थी। तो उस समय जब केंद्रित भारत की संकल्पना आई थी ना वहां पे, तो राजकीय प्रश्रय भी दिया गया कलाकारों को, और लोक कला के रूप में स्वतंत्र कलाकार भी विकसित हुए। तो 2 शैलियां यहाँ पे विकसित हुई, एक राजकीय कला के रूप में और एक स्वतंत्र कलाकारों के लोक कला के रूप में विकसित हुई। ठीक है, शाही संरक्षण में भव्य निर्माण हुआ, वहीं लोक कला में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं आम जन से संबंधित कलाकृतियों का विकास हुआ। देखा आपने, यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज देखा, एक राजकीय कला के रूप में जो शाही संरक्षण के रूप में जो कला विकास हुआ, और लोक कला के रूप में। तो यहाँ पे बाइफर्गेशन हुआ, यहाँ पे एक शाही संरक्षण प्राप्त हुआ और एक लोक कला के रूप में। इसके पहले क्या था कि केवल लोक कला के रूप में या जो छोटे राजवंश थे उन्हीं के द्वारा ना कलाओं का विकास होता था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा। अगला प्रभाव इसका क्या था मौर्यकालीन कला का,
कि मौर्यकालीन कला व संस्कृति ने से बिहार उस समय शिक्षा एवं कला के केंद्र के रूप में विकसित हो गया। यानी मौर्यकालीन कला संस्कृति के कारण बिहार में शिक्षा व कला के केंद्र के रूप में बिहार जो था ना, वर्तमान बिहार, ये विकसित हुआ था उसमें। तो ये भी प्रभाव ही तो कहेंगे, मौर्य कला का प्रभाव था। ठीक, अगला, मौर्यकालीन मूर्तियों में यथार्थवाद एवं पालिश का उपयोग बढ़ गया था। इसके पहले जो मूर्तियां बनती थी उसमें यथार्थवाद का समावेश उतना ज्यादा नहीं था, है ना, और जो पॉलिश करना था ये भी बहुत कम होता, मतलब उसके पहले कम होता था। मौर्य कला में इसका पॉलिश की जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, और इस पे जो खर्च था ये बढ़ गया था। तो ये भी प्रभाव था मौर्य कला का। फिर मौर्य कला ने अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, नवीनता एवं विविध आयामों के कारण आने वाले कालखंड के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। ठीक है, तो मौर्य कला में कल्पनाशीलता थी, रचनात्मकता थी, नवीनता थी एवं कला के विविध आयाम थे जो आने वाले कालखंड के लिए काफी प्रेरणादायक साबित हुए, है ना। तो ये काफी भारतीय संस्कृति के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया, एक स्टिमुलस का काम किया, एक प्रेरणा की शक्ति के रूप में काम किया ये मौर्य कला। ठीक है, निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? मौर्य कला के महत्व की चर्चा करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मौर्य कला की प्रभाव को देखा। देखिए, एक चीज में उत्तर शुरू करने के दौरान मैं एक पक्ष की चर्चा करना भूल गया, जैसे कि भूमिका में हमें क्या लिखनी थी। तो मौर्य कला की विशेषताओं की चर्चा, जो मौर्य कला की अन्य विशेषताएं थी ना, जैसे नवीनता हो गई, रचनात्मकता हो गया, पाषाण शैली पे मतलब पत्थरों को काट के तराशा जाने लगा, लोगों से संबंधित, आम जन से संबंधित, आम देवी देवताओं से संबंधित जो चित्रों का बनाया जाना, ये सारी विशेषताओं की चर्चा करते हुए ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 शब्दों में हम भूमिका लिखते हुए उत्तर की शुरुआत करेंगे। ये चीज हम बताना थोड़ा सा हमारे दिमाग से स्किप कर गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि मौर्यकालीन निर्मित स्तंभ कला, स्तूप कला के तकनीकी पक्षों पर प्रकाश डालें। हमें क्या देखना है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता क्या है कि जो स्तंभ कला है मौर्य काल में और जो स्तूप कला है, ये किस प्रकार तकनीकी रूप से दक्ष थे, या तकनीकी आयाम कौन कौन से थे इन दोनों कलाओं में, इस पे हमें ध्यान देना है ना। ठीक है, तो जब ये उत्तर लिखने जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले भूमिका, शब्द कितना खर्च करना है, क्योंकि 7 नंबर का प्रश्न है, 10 से 15 शब्द खर्च करना है। फिर भूमिका कैसे लिखनी है? भूमिका मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको लिखना कैसे है इस चीज का इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए, मौर्यकालीन निर्मित कला के विभिन्न पक्षों का सामान्य परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है ना। मौर्यकाल में जो भी निर्मित कला है, ये कला है, निर्मित कला के कौन कौन से पक्ष थे उसकी चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है। केवल स्तंभ कला ही नहीं थी, स्तूप कला भी थी, अन्य पेंटिंग भी थी, अन्य जो गुहा विहार का निर्माण भी था। तो ये जो भी कलाएं थी ना, उसकी चर्चा करते हुए सामान्य रूप से उत्तर की शुरुआत कर देनी है हमको। ठीक है, फिर मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? स्तंभ कला की तकनीकी। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्तंभ का स्वरूप कैसा था। देखिए, यहाँ पे स्तंभ कला के एक छोटा सा डायग्राम बनाने के और कुछ नेट से मदद लेके इसको देखने के प्रयास किया गया है। तो जो मौर्य कला में, मौर्य काल में और विशेषकर अशोक के कालखंड में जो स्तंभ का निर्माण हुआ है, उसके कौन कौन से भाग थे? तो सबसे पहले क्या था? आधार था, जिसपे स्तूप बनाया जाता था। फिर आधार को ही ग्वादम या लाट कहा जाता था, समझे आप। फिर ये जो पोर्शन था ना, इसे यष्टि, ये लाट या मेखला कहा जाता था। फिर ये अधोमुखी जो कमल थे ना, यानी उल्टा जो कमल था, इसे अवांगमुखी कमल या उल्टा कमल कहा जाता था। इसके ऊपर, यष्टि के ऊपर ये अवांगमुखी कमल बनाया गया है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक, इस यष्टि के जस्ट ऊपर ये जो संरचना बनाई गई है, इसे कंठ कहा जाता था। फिर इस कंठ के ऊपर ये जो फलक बनाया गया है ना, फलक,
इसमें जैसे एक साइड कुछ जानवरों के चित्र थे, दूसरे साइड कुछ जानवरों के चित्र थे और बीच में एक चक्र बनाया गया था। चक्र में कितनी तीलियां थी? ये जो चक्र है, ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, इसी को तो माना गया है ना, इसे ही तो बनाया गया है। यहां से लेके और इस पोर्शन को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। तो इस चक्र में कितनी 24 तीलियां थी। और इस पे ये जो जानवर हैं, कौन कौन से जानवर थे? तो वृषभ थे, यानी कि जो बैल है उसको संस्कृत में वृषभ कहते हैं, वृषभ थे, अश्व थे यानी घोड़ा था, सिंह था और गज यानी हाथी थे। तो 4 जानवर ना, इस ये जो फलक है यहाँ पे 4 जानवर बनाए गए हैं। फिर ये चतुर सिंह है, यानी कि इसके पीछे भी ये जो पोर्शन है ना, ये सिंह का ही एक पोर्शन है, लेकिन 3 ही हमको दिखते हैं। किसी भी एंगल से देखें तो एक पीछे वाला जो शेर की आकृति है ना, वो छुप जाती है। तो ये 4 उसमें क्या बोलते हैं कि सिंह थे। फिर धर्म चक्र परिवर्तन, यही ये जो तीली थी ना, ये जो चक्र था, इसको ही थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाया गया है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बाबू, ये तो हम लोगों ने ना डायग्राम देखा कि जो स्तूप बनते थे उसकी संरचना क्या होती थी। ये हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से समझा। अब इसमें जो जो एक एक शब्द का प्रयोग हुआ है और एक एक पक्ष है ना, इस तकनीकी के जो पक्ष हैं, इसकी थोड़ी सी ना व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन सी चीज क्या थी। तो ये एकास्मक, यानी पूरा स्तंभ जो था ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो पूरा स्तंभ था, ये क्या था? पूरा स्तंभ आधार से लेकर शीर्ष तक एकास्मक पत्थर के ही काट के तराशे गए थे। यानी ये विशाल पत्थर से बना था, एकास्मक पत्थर ही था। एकास्मक एकास्मक पत्थर का बनाया गया था, समझे आप? एकास्मक पत्थर का ये बनाया गया था। दूसरा, ये जो पत्थर का प्रयोग हुआ था ना, ये चुनार जो एक स्थल है ना जहाँ से पत्थर काफी निकाले जाते हैं, ये तो चुनार से जो पत्थर मंगा के इसको कठोर एवं उच्च गुणवत्ता वाले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, जो चुनार से लाए गए थे। पहला हमने क्या देखा कि एकास्मक पत्थर पे ये बनाया गया था। दूसरा कि ये जो पत्थर मंगाए गए थे, ये कहाँ से मंगाए गए थे? ये चुनार से बलुआ पत्थर मंगाए गए थे। ठीक। अन्य विशेषता क्या थी? तकनीकी पक्ष इसका क्या था कि पॉलिश जो किया गया था ना इस स्तंभ पे, ये बहुत उच्च गुणवत्ता की थी। स्तंभों पर दर्पण से चमकने वाली अद्वितीय मौर्यकालीन पॉलिश किया होता था, यानी पॉलिश काफी बहुत हाईली क्वालिटी का प्रयोग होता था, जो अभी भी देखा जा सकता है। फिर इसके तकनीकी पक्ष में अन्य क्या था कि ये जो स्तंभों को खदानों से दूर तक ले जाने के लिए जो परिवहन व्यवस्था थी ना, ये काफी मतलब उच्च उसकी उच्च क्वालिटी थी। मतलब लाने ले जाने, समझ लीजिए ना कि उतने बड़े पत्थर आज के यातायात के जैसे तो थे नहीं, ट्रकों पे लाद के पत्थर ले जाए जाते थे, लेकिन उस समय पत्थरों को ले आना भी अपने आप में बहुत बड़ी एक बात थी। फिर बारीक नक्काशी, जो शीर्ष पर बनी पशु आकृतियां थी, या अन्य नक्काशी में असाधारण सूक्ष्मता और यथार्थवाद दिखता है, यानी बारीक नक्काशी की गई थी स्तंभों पे, समझ रहे हैं आप लोग। फिर अन्य क्या था? अस्थायित्व, मजबूत आधार और संरचनात्मक स्थिरता पर जोर दिया गया था। फिर जो ये विशेषताएं मौर्यकालीन शिल्पकारों की उन्नत इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल को दर्शाती है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर अन्य क्या विशेषता थी कि स्तंभों की ऊंचाई जो थी ना, ये लगभग 40 से 50 फीट होती थी। ये जो चक्र बनाया गया था उसमें 24 तीलियों का प्रयोग हुआ था। स्तंभों को सामान्यतः धर्म प्रचार, सरकारी आदेश या नैतिक आदेशों को प्रजा तक पहुंचाने हेतु बनाया गया था। तो ये हम लोग देख रहे हैं स्तंभ के संदर्भ में जो तकनीकी पक्ष है उसको देख रहे हैं। फिर पशु आकृति में बैल, शेर, हाथी और घोड़े के चित्र बने होते थे। अन्य विशेषता या तकनीकी पक्ष क्या था इसका कि चुनार से बलुआ पत्थर से यह स्तंभ निर्मित होते थे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा। यहाँ पे क्या देखा
ये जो एकात्मक पत्थर आता था ये कहाँ से आता था? चुनार से आता था। इसकी अन्य विशेषता क्या थी कि ये बलुआ पत्थर था, समझे आप। तो ये हम लोगों ने देखा कि स्तंभ कला की तकनीकी पक्ष को देखा। आइए अब देखते हैं स्तूप कला के तकनीकी पक्ष को। सबसे पहले क्या देखते हैं कि स्तूप कैसे निर्मित होते थे, इसकी थोड़ा सा डायग्राम को समझने का प्रयास करते थे। तो देखिए, ये स्तूप का डायग्राम है, जस्ट लिया गया है। ये क्या है? ये तोरण द्वार है ना, यानी प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता था। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको वेदिका कहा जाता था, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन इस वेदिका के नीचे वाला जो पोर्शन है जिसपे वेदिका बना होता था उसे आधार कहते थे, समझ रहे हैं आप लोग। ये वाला जो पक्ष था ना, ये इसको प्रदक्षिणा पक्ष का पथ कहते थे। ये वाला जो पोर्शन है, ये यहीं पे सर्कुलर मतलब ना, और जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, इसको स्तूप का परिक्रमा करते थे। तो परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ ये बनाया गया था। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहा जाता था? इसे मेधी कहा जाता था, ठीक। अब यहाँ पे ना कोई भी स्तूप बनाया जाता था तो किसी विद्वान, जो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई विद्वान है, चाहे महात्मा बुद्ध हो गए या कोई भिक्षु हो गए, उनके जो अवशेष थे ना, जैसे शरीर के कोई अवशेष हो गया, कोई शरीर का बाल हो गया या नाखून हो गए, या उनके द्वारा पहने गए कोई वस्त्र हो गए, इसको यहाँ पे पवित्र सामग्री के रूप में गर्भगृह में रखा जाता था। तो ये गर्भगृह हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर ये अंडाकार नुमा ये जो संरचना है वो बनाई जाती थी। ये क्या था? ये पूरा का पूरा गुंबद था, जो अंड जिसे कहा जाता था, ये गुंबद था, ठीक है। फिर ये यति थी, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये यति था। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसे छत्र कहा जाता था या छत्रावली कहा जाता था, जिसमें 3 बने होते थे, 1 2 3 छत्र बने होते थे। इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है आप लोग देख रहे हैं, इसे हर्मिका कहा जाता था, समझे आप। तो ये हम लोगों ने देखा ना, जो स्तूप थे इसके तकनीकी पक्ष को थोड़ा सा देखा। आइए एक एक शब्द को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते थे। स्तूप कला के तकनीकी पक्ष: मजबूत और गोलाकार नींव पत्थर एवं ईंटों से बनाई जाती थी। ये जो आधार होते थे ना, ये किससे बनते थे? पत्थर से और ईंटों से बनते थे। लेकिन ये होता क्या था? ये गोलाकार होता था। ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यही पोर्शन, ये जो आधार कहा जाता था, इस पोर्शन की बात हो रही है। गर्भगृह स्तूप के भीतर अवशेष रखने का एक छोटा सा कक्ष था, ये था गर्भगृह, ठीक। फिर गुंबद जो था, गुंबद यानी ये गुंबद जो अंडनुमा आकृति का था गुंबद, ये अर्धगोलाकार ढांचा था, ब्रह्मांड का प्रतीक इसे माना जाता था। फिर हर्मिका हम लोगों ने कहाँ देखा? ये देखा था इस चीज को, हर्मिका हम लोगों ने। तो हर्मिका गुंबद के ऊपर छोटा वर्गाकार घेरा होता था। ये जो वर्गाकार घेरा है इसको हर्मिका नाम दिया गया था, जो स्वर्गीय क्षेत्र को संकेत करता था, ठीक है। तो हर्मिका हम लोगों ने देख लिया, आधार देख लिया, गर्भगृह देख लिया, गुंबद देख लिया, हर्मिका देख लिया हम लोगों ने, ठीक। फिर छत्रावली, हर्मिका के ऊपर एक 3 छत्रियां बुद्ध के सम्मान को दर्शाती थी। ये जो छत्रावली हम लोगों ने बात किया था ना, ये 3 होती थी, ये बुद्ध के सम्मान को दर्शाते थे। फिर प्रदक्षिणा पथ, ये वाला पोर्शन प्रदक्षिणा पथ था, इसको हम लोगों ने देखा है ना। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु बनाया गया था। तोरण द्वार, ये वाला पोर्शन तोरण द्वार हो गया, ठीक है। चारों दिशाओं से सुंदर नक्काशी, प्रवेश द्वार पे ना बहुत अच्छी नक्काशी की जाती थी, यानी ये जो तोरण द्वार थे ना, इससे बहुत अच्छी नक्काशी की जाती थी। ये इस वाले पूरे पोर्शन पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी अच्छी नक्काशी की जाती थी। फिर जो मुख्य सामग्री प्रयोग होती थी इस स्तूप को बनाने में, वो ईंट होता था, पत्थर होता था, मिट्टी होता था और चूना होता था। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि हाँ, मौर्यकालीन जो स्तंभ कला है और स्तूप कला है, इसके तकनीकी पक्ष को देखा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चले। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में स्वतंत्र कलाकारों द्वारा
निर्मित मूर्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा मूर्तियां बनी थी उनकी विशेषताओं को हमें बताना है। देखिए भूमिका में हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे हमने भूमिका लिख दिया है। ठीक है, मौर्य काल इतने 322 बीसी से 185 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में के काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। राजश्रेयी कला यानी जो हमने बताया कि जो प्रमुख राजवंश थे उनके संरक्षण में जो कला विकसित हुई थी वो, और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित लोक कला। ठीक है, अब हमें क्या बताना था यहाँ पे कि स्वतंत्र कलाकार के द्वारा निर्मित मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, आइए देखते हैं कि जो स्वतंत्र कलाकार थे ना, उनकी जो मूर्तियां बनती थी उनकी विषय वस्तु क्या थी, तो लोक रुचि और धार्मिक महत्व। स्वतंत्र कलाकारों ने सामान्य जनमानस की रुचि और उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाने वाली मूर्तियां बनाई। ये मूर्तियां अक्सर स्थानीय देवी देवताओं और लोक परंपराओं से जुड़ी होती थी। यानी जो स्वतंत्र कलाकार थे ना, उनकी जो विषय वस्तु थी ना, वो मुख्यतः क्या थी, ये स्थानीय जो देवी देवता थे उनके ऊपर बनती थी, या लोक परंपराएं जो थी ना सामान्य जनमानस के लिए, उनके ऊपर इनकी कलाएं ज्यादातर विकसित होती थी, बनी होती थी, डिपेंड होती थी। उनकी मुख्य आधार यही होता था। फिर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं बनाई गई स्वतंत्र कलाकारों द्वारा। मौर्यकालीन स्वतंत्र कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यक्ष और यक्षिणी की विशाल प्रतिमाएं हैं। ये मूर्तियां सामान्यतः जीवन शक्ति और उर्वरता का प्रतीक मानी जाती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। उदाहरण के रूप में दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें चमकदार पॉलिश, सजीव भाव अभिव्यक्ति और शरीर के अंगों का स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। ये जो दीदारगंज से हमें यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई थी उसमें तीन विशेषताएं थी कि चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ था, फिर उस मूर्ति में सजीवता थी, फिर उसके अंगों का स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा। क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एक रिमेम्बर करते रहना है हम लोगों को कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ रहे हैं हम मौर्य कला में स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित जो मूर्तियां हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता में हम लोगों ने देखा कि इस समय की जो मूर्तियां बनती थी उसमें स्थानीय देवी देवता और लोक परंपराएं से जुड़ी हुई मूर्तियां बनती थी। दूसरी, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं बहुतायत में पाई गई हैं। जो लोग उसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर मिट्टी की मूर्तियां बनाया गया है ज्यादातर स्वतंत्र कलाकारों द्वारा, क्योंकि राज्य के संरक्षण में जो मूर्तियां बनी है ना, या उसमें ज्यादातर किसकी बनी है, प्रस्तर की बनी है, यानी पत्थर की मूर्तियां बनी है ना। लेकिन जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाई गई है मूर्तियां वो ज्यादातर किससे बनी है, तो मिट्टी की मूर्तियां बनी है ना। तो ये मेजर अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। स्वतंत्र कलाकारों ने बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं जो दैनिक जीवन, जन सामान्य की कल्पना, कलात्मक अभिरुचि को दर्शाती हैं। फिर ये मूर्तियां अक्सर हाथ या सांचे में ढालकर बनाई जाती थी, हाथ से या सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। इन मूर्तियों की विशेषता ये थी, यानी जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियां थी। फिर इसके उदाहरण क्या थे, अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियों जैसे हाथी, घोड़े, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण, पक्षी, नर नारियां की बहुसंख्यक मिट्टी मूर्तियां मिली हैं। इसमें लंबे बालों वाली देवी की खड़ी मुद्रा में की मूर्तियां बहुत शामिल है ना। तो ये हम लोगों की जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी स्वतंत्र कलाकारों द्वारा, इसमें विशेषकर सामान्य जन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी उससे संबंधित वस्तुएं हैं, उसकी मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, अन्य विशेषता क्या थी जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनी मूर्तियों की, तो चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ था। राजश्रेयी कला की तरह स्वतंत्र कलाकारों द्वारा भी कुछ मूर्तियों पर अद्भुत चमकदार पॉलिश का प्रयोग मिलता है।
यह पॉलिश इतनी बारीक होती थी कि आज भी शीशे की तरह चमकती है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि स्वतंत्र कलाकार जो मूर्तियां बनाए थे उसमें पॉलिश का प्रयोग ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन जो राजश्रेयी जो कलाएं हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा कम पॉलिश का प्रयोग हुआ था। अन्य क्या विशेषता थी? तो स्वाभाविकता और सजीवता स्थानीय जो स्वतंत्र कलाकार थे उनकी मूर्तियों में दिखता है, यानी इन मूर्तियों में प्राकृतिक सच्चाई और सजीवता का विशेष ध्यान रखा जाता था। फिर पशुओं और मानव आकृतियों का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक और सशक्त होता था। ये जो स्वतंत्र कलाकार की मूर्तियां बनी थी इसमें सजीवता और स्वाभाविकता स्पष्ट रूप से विद्यमान था। अन्य विशेषता क्या थी? तो बड़े आकार की बड़ा आकार, यानी यक्षिणी की मूर्तियां और अन्य स्वतंत्र कलाकृतियां बड़े आकार की होती थी, जो कलाकारों की कौशल और उस समय की मूर्ति कला की उत्कृष्टता को दर्शाती थी। अब हम लोग देखते हैं ना कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा ये निर्मित मूर्तियां हैं, इसके कुछ उदाहरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये देख लिया था, यहाँ पे कहाँ से देखा था कि दीदारगंज से जो यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, एक तो ये हो गया। दूसरा, पटना के लोहानीपुर से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो नग्न अवस्था में थी। फिर मध्य प्रदेश के बेस नगर से यक्षिणी की लगभग 6.5 फुट 7 इंच की मूर्ति प्राप्त हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश के मथुरा से यक्ष की मूर्ति मिली है। फिर मिली है जिसमें मौर्यकालीन वेशभूषा को दिखाया गया है। यह लगभग 7 फुट की मूर्ति है। देख रहे हैं आप लोग, ये जो भी मूर्तियां बनी है ना वो काफी बड़ी बनी है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा आकार कहा गया है। बड़े आकार की मूर्तियां बनी थी। अन्य क्या कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वाराणसी के राजघाट से 3 मुखों वाली यक्ष की मूर्ति मिली है। फिर पटना के बुलंदी बाग से बालक की एक मूर्ति मिली है जो स्वतंत्र कलाकार द्वारा ही बनाई गई थी। फिर कालसी जो था ना, अभी वर्तमान के उड़ीसा से, ये हाथी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो मौर्यकालीन स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा कि मौर्य काल में जो स्वतंत्र कलाकार थे ना, उनकी जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनकी क्या विशेषताएं होती थी। तो ये प्रश्न हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग जो 38 नंबर का एक प्रश्न है इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न। अशोक कालीन निर्मित प्रमुख कलाकृतियों की चर्चा करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, तो भूमिका क्या है, भूमिका कैसे लिखेंगे? मौर्य काल कला संस्कृति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कालखंड था, इसलिए इस दिशा में मौर्य शासकों ने भी बहुत योगदान दिया था। इस पक्ष की चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है, फिर अशोक से इसको जोड़ना है उत्तर। हमने भूमिका लिखा नहीं है, हमने बस बताया है कि भूमिका लिखना कैसे है। ठीक है बाबू, तो ये कैसे लिखना है कि मौर्य कला संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कालखंड था, यानी जो मौर्य काल था वो भारत की कला संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कालखंड था। इस दिशा में मौर्य शासकों ने बहुत योगदान दिया था। इस पक्ष की चर्चा करते हुए उत्तर को क्या करना है, अशोक से जोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी चर्चा करते हुए अशोक से इसको जोड़ देना है। मुख्य भाग में हमको क्या लिखना है, अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख कलाकृतियों की एक एक कर चर्चा करते हुए उसकी विशेषताएं भी बतानी है। जैसे अगर जो यहाँ पे आप स्तंभ बना देंगे, स्तंभ की रेखा चित्र बना देंगे तो बहुत प्रभावी हो जाएगा। यहाँ पे बनाना है आपको। फिर उस रेखा चित्र को बनाने के बाद से उसकी जो मुख्य विशेषता है, जैसे लाट हो गया, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है विसार से, शीर्ष हो गया अधोमुखी कमल का, आधार पीठिका हो गई यानी स्तंभ के ऊपर गोलाकार या आयताकार जो होता था, पशु आकृति हो गई, बैल, शेर, हाथी, और एक और का क्या था, घोड़ा था, है ना। ये 4 चीजें हम लोगों ने देखे ना, 4 जानवर का चित्र बना हुआ था। उसकी चुनार से ये जो बलुआ पत्थर मंगाया जाता है इसकी चर्चा कर देनी है। फिर एकास्मक पत्थर द्वारा बनाया गया था ये स्तंभ को, इसकी बता देनी है। फिर
नैतिक संदेश देने के लिए पशु आकृति का उपयोग होता था, इसे हमें बता देना है। फिर स्तंभ पर अत्यधिक पालिश किया जाता था, इसे बता देना है। तो ये अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ की चर्चा करते हुए हमको सबसे पहले क्या करना है कि पहली विशेषता अशोक के द्वारा निर्मित कलाकृति की बतानी है स्तंभ के रूप में। डायग्राम जरूर बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाया गया है लेकिन आपको डायग्राम उत्तर में अवश्य ही बनाना है। ऊपर डायग्राम को हम लोगों ने विस्तार से देख लिया है। फिर स्तंभ से जुड़ी आकृतियों की विशेषताओं को भी बताइए और यदि संभव हो तो रेखाचित्र भी बनाइए, जैसा हमने यहाँ पे बताया है। हाथी, घोड़े, शेर, हाथी, बैल और तीली वाला चक्र अवश्य बनाना है, मतलब इसमें बताना भी है कि कौन कौन से जानवर और घोड़े, यहाँ पे घोड़ा भी हो जाएगा, उसका चित्र बना हुआ था, तीली वाला चित्र हमको अवश्य बनाना है, ऊपर हम लोगों ने देखा है। फिर हमें क्या करना है कि स्तूप बनानी है ना, स्तूप का रेखा चित्र बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं ना, सभी जानते हैं कि अशोक काल में स्तूपों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ था। कई जगह तो 84,000 स्तूपों के कहा जाता है कि अशोक ने बनवाया था, लेकिन हम मान भी लें कि 84,000 ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो फिर भी ये मान सकते हैं कि काफी स्तूप उन्होंने अशोक ने बनवाया था। तो हमें स्तूप की रेखा चित्र बनाते हुए पहले रेखा चित्र बनानी है, यानी डायग्राम बनाना है, और फिर उसकी ये विशेषताएं हमको यहाँ से शुरुआत कर देनी है। क्या करनी है कि स्तूप की आकृति बनाते हुए इसकी संरचनात्मक विशेषताओं की चर्चा करनी है। फिर स्तूप के प्रमुख प्रकार को बताना है ना। अशोक के काल में कई प्रकार के स्तूप बनाए गए थे, उसकी चर्चा करनी है। लगभग 4 प्रकार के स्तूप अशोक के काल में बने थे, उसकी हमें चर्चा करनी है कि कौन सा स्तूप किस प्रकार का था। ठीक है। फिर स्तूप के तोरण द्वार पर बनाए गए प्रमुख चित्रों को बताना है। हम लोगों ने ऊपर देखा है ना, ऊपर वाले प्रश्न में कि तोरण द्वार पे कौन कौन से चित्र बनते थे। फिर चित्रों एवं महत्व को बताना है। उसके बाद क्या करनी है, स्तूप वेदिका में मेधी की चर्चा करनी है। मेधी को हम लोगों ने देखा था, अभी स्तूप की संरचना जब हम लोग देख रहे थे तो मेधी को भी देखा था हम लोग। ठीक है। तीसरा हमको विशेषता क्या बतानी है, अशोक काल की जो कलाकृति हुई थी उसमें तीसरा हमें क्या रखना है कि अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख चैत्य एवं विहारों या गुहा विहारों की चर्चा करते हुए इसकी विशेषताएं बतानी है। जैसे अशोक काल में बराबर की जो पहाड़ी थी उसी पर तो बनाया गया था। अशोक ने किस पहाड़ी पे बनाया था, ये जो चार जो गुहा बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे, बराबर की पहाड़ी पे। कैसे हम लोगों ने याद किया था, बराबर की पहाड़ी पे, कि अशोक जब कलिंग का युद्ध देख लिया था, काफी उसमें जो जीव हत्या हुई थी उसको देख लिया था, उसके बाद से वो सभी को बराबर नजर से देखने लगा था, यानी कि किसी के साथ हिंसा का उसके प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता था। ठीक है। तो वो बराबर की गुफाओं पे बनाया था। कौन कौन से गुफा बनवाए थे, तो कर्ण चौपार गुहा बनवाया था, सुदामा गुहा बनवाया था, लोमस ऋषि गुहा बनवाया था और विश्वामित्र गुहा का निर्माण करवाया था। अब हमें क्या करना है ना, विशेषता हमको बतानी है, तो इसकी चर्चा एवं संरचनात्मक स्थिति को बताना है। यदि संभव हो तो किसी गुहा विहार जो है ना, इसका रेखा चित्र बना देना है ना। फिर बतानी है सारी चीजें कि हाँ इसकी संरचनात्मक स्थिति ऐसी थी। अशोक के काल में निर्मित प्रमुख शिलालेख एवं उसकी मूर्ति कला पर थोड़ा चर्चा करते हुए चर्चा करना है। जैसे शिलालेख कौन कौन से अशोक ने बनवाए थे, तो धौली शिलालेख को बता देना है, सहवाजगढ़ी शिलालेख को बता देना है, फिर मान सेहरा शिलालेख को बता देना है, कालसी शिलालेख को बता देना है, जौनागढ़ शिलालेख को बता देना है, सोपारा शिलालेख को बता देना है, और गिरनार से जो प्राप्त शिलालेख है उसको बता देना है। तो ये 4 विशेषताएं यदि हम लोग बता दिए ना, तो अशोक के संबंध में, अशोक के कालखंड में जो कलाकृतियां निर्मित हुई थी, ये काफी हद तक हम उत्तर को कंक्लूड करने की स्थिति में आ जाएंगे। फिर क्या करना है, निष्कर्ष हमको कैसे लिखना है, तो अशोक कालीन निर्मित कलाकृतियों के सकारात्मक पक्ष लेते हुए संतुलित एवं संक्षिप्त निष्कर्ष लिखना है। आप देखें, ध्यान देंगे कि ये 38 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें निबंध, निष्कर्ष यानी प्रस्तावना, तावना या भूमिका पे और निष्कर्ष पे
हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द खर्च करने हैं? 40 से 50 शब्द हम लोगों को इन दोनों पे खर्च करना है। दोनों पे नहीं, मतलब अलग अलग। भूमिका पे 40 से 50 शब्द खर्च करना है और निष्कर्ष पे 40 से 50 शब्द खर्च करना है। तो ये आज हम लोगों ने देखा मौर्य कला के संदर्भ में और इसके सेकंड पार्ट के संदर्भ में। अगली जो हम लोगों की कला, अगली जो हम लोगों का जो कला संस्कृति का अगला जो चैप्टर होगा वो पाल कला होगा, है ना। पाल कला और इसमें कुछ प्रश्न हो सकता है कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित प्रश्न भी इसमें रखे जाएं। तो आपको करना क्या है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1 2 बार 2 3 बार इस वीडियो को देखना है, ठीक से देखना है, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को। फिर क्या करना है, आपको खुद से नोट्स बनाना है इसका, यानी 8 प्रश्न है ना। ठीक से अगर जो आपने मौर्य कला के 8 प्रश्न तैयार कर लिए तो लगभग आप कोई भी मौर्य कला से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप उसको उत्तर लिखने की स्थिति में होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको करना है 2 3 बार इसको वीडियो को देखना है, फिर नोट्स बनाना है इस वीडियो का, फिर क्या करना है, आपको 8 प्रश्न लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, उसका पीडीएफ बनाना है और फिर पीडीएफ बना के क्या करना है, 9721213941 पर आपको ये पीडीएफ भेज देना है। यानी ये पीडीएफ हमारे पास, हमारी टीम के पास आ जाएगा। 1 2 दिन में इस पीडीएफ को चेक करके हम लोग आपके पास पहुंचा देंगे। फिर फीडबैक में बताएंगे बाबू आपने ये गलती किया, भूमिका ऐसे लिखनी थी, मुख्य भाग ऐसे लिखना था, निष्कर्ष ऐसे लिखना था। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का सेशन था, पार्ट 2 मौर्य कला पार्ट 2। अगली सेशन में हम लोग मिलते हैं और पाल कला और मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस प्रश्न को अवश्य लिखिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।